आनंद मिश्रा जब बक्सर में चुनाव प्रचार करने आते हैं तो उनके पास वीआईपी गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती है। वो आनंद मिश्रा अपने चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आया? पानी की तरह पैसा बहाते कहाँ देखा आपने पता नहीं। और लग्जरी गाड़ियाँ तो ठीक है, चलिए जो कह लीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने रिलेशंस बनाए हैं ज़रूर, और मेरे रिलेशंस अब पे बैक कर रहे हैं। देखिए यही तो बात है, ईमानदार है इसलिए कर पा रहा है। खाया होता पैसा तो नहीं कर पाता है। ये आपकी क्षमता होनी चाहिए। मैं कर सकता हूँ, लग्जरी गाड़ीज ला सकता हूँ, और जिनको कम पड़ रहा बताओ उनको भी पहुँचवा दूँ मैं 2-4। आपके पास करोड़ों रुपए, मेरे पहले भी तो लोग थे यहाँ पे, पार्टी से ही तो थे। 30 साल से कौन चला रहा था? क्या डेवलपमेंट हुआ? आपके पास विजन चाहिए होता काम करने के लिए, आपके पास काम करने की काबिलियत चाहिए होती है, पैसे नहीं चाहिए होते। संघ प्रमुख के साथ आपके मुलाकात की भी बड़ी चर्चा हुई। इसके बावजूद टिकट न मिलना तो भाई बड़ा आश्चर्य का विषय है। टिकट तो छोड़िए, पार्टी नहीं ज्वाइन करा आपका, टिकट तो दूर की बात है। जब वो आईपीएस होते हैं तो अपने काम को लेकर के खासे सक्रिय होते हैं, खासे चर्चित होते हैं, सरकारी महकमे में भी और आम लोगों में भी। जब वो वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं तो भी वो खासे चर्चित होते हैं, खासे सक्रिय होते हैं, आम लोगों में भी और अपने विपक्षियों में भी। उनका नाम है आनंद मिश्रा, जो आईपीएस रहे हैं और वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर बक्सर लोकसभा जो बिहार में पड़ती है उससे चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं और अपने दो प्रतिद्वंदियों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। लेकिन क्या वाकई वो मुसीबत का सबब बन गए हैं? क्या वाकई उन्हें बागी जो करार दिया जा रहा है उनकी बगावत का कुछ असर बक्सर में दिख रहा है? और क्यों आखिर उन्होंने इस तरीके की बागी होने का फैसला किया? चलिए जरा इन सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं आनंद मिश्रा से। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। ये काम तो आप पहले भी कर चुके हैं। जी। अभी जो आप सवालों का एनकाउंटर झेल रहे हैं, पहले आपने अपराधियों के साथ मुठभेड़ की थी। राइट। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? बढ़िया चल रहा है, हमारी तरफ से तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत मोटिवेटिंग मिल रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग, अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। चूँकि आप जिस कैडर के आईपीएस रहे हैं, पूर्वोत्तर में खासतौर से असम के आप आईपीएस रहे हैं, बहुत डिस्टर्बिंग एरिया रहा है पूर्वोत्तर का पूरा ही इलाका, जो अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें तो। कितना चैलेंज है एक आईपीएस अधिकारी के लिए उस इलाके में काम करना? चूँकि असम बांग्लादेश बॉर्डर से लगता है, वहाँ पे शरणार्थियों की समस्या, वहाँ पे कहा जाता है कि डेमोग्राफिक चेंज आ गया है, हिंदू बनाम मुस्लिम की समस्या, सीए लागू हुआ तब आप थे, एनआरसी का रजिस्टर आया तब आप थे। कितना मुश्किल है एक आईपीएस के लिए असम? एक आईपीएस के लिए कहीं पे भी अगर वो अपने काम को प्रोफेशनली करना चाहे, पर्सनल इंटीग्रिटी मेंटेन करके काम करना चाहे, और एक जज्बे के साथ काम करना चाहे, सेंसिटिव भाव से काम करना चाहे, तो इस धरती पे कहीं कोई काम मुश्किल नहीं है। मैंने वैसे ही किया, मुझे मुश्किल नहीं लगा। नॉर्मल लाइफ में देखें तो चैलेंजिंग लगता है। जैसे कि मैं इनिशियली मेघालय में पोस्टेड था, गारो हिल्स पे, तो तब मिलिटेंसी एकदम पीक पे था। तो उस टाइम में काफ़ी गन फाइट हुआ, काफ़ी मैं मतलब इनकाउंटर्स फेस किया, काफ़ी टफ लाइफ फेस किया। तो ऐसी ज़िंदगी जो कि मतलब एक नॉर्मल मतलब इट वाज लाइक अ कमांडो जंगल बॉय वाला ज़िंदगी था, वो टफ पार्ट था। उसके बाद तो जब बाहर निकला तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट हम लोगों ने काफ़ी काम किया, नारकोटिक्स के अगेंस्ट काफ़ी काम किया, काफ़ी तरह के सिंडिकेट्स थे जिसके अगेंस्ट में हमने उनकी कमर तोड़ी, और बाकी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जैसे अपने का एनआरसी ये सब की बात करी, उस टाइम में भी हमने काफ़ी काम किया। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, बड़ा रिच एक्सपीरियंस था, वैलिड एक्सपीरियंस था। लेकिन जो बात आती है कितना कठिन था, तो आई थिंक हम वेल ट्रेन्ड थे इसके लिए कि कठिनाई वाला पार्ट नहीं महसूस हुआ। वी आर वेल ट्रेन्ड टू टेक इट अप, तो कठिन नहीं लगा। उस काम के लिए आपको ट्रेनिंग मिली थी। अभी जो आप काम कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग आपके पास है या फिर वो सीख रहे हैं? कहते हैं कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, है ना? तो ये जन्मजात है, ये कोई नहीं सीखता है, ये एक अनुभव की बात होती है। क्योंकि मैं इतने साल गवर्नमेंट सर्विस में ही रहा, मैं इतने साल मैं इसी तरह के काम में रहा जहाँ से कि पॉलिटिकल एक्सपोज़र बहुत करीब से पाया, और मेरा जो काम का जो फ्रेमवर्क था, वो पॉलिटिकल ही होता था। तो इसीलिए मैं एक पक्ष तो कम से कम मैं कह नहीं कहूँगा दूसरा पक्ष, लेकिन अब पुलिस में होने के कारण से क्या होता है कि आपको बहुत सारी इंटरनल चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सारा जो प्रपंच होता है वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो कहीं न कहीं वे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम के रनिंग में पुलिस बहुत क्लोज़ली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करती है, इसलिए मतलब आइडिया तो था। आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके थे कि कब एनकाउंटर करना है और कब एनकाउंटर रोकना है, इसका आदेश आपके पास डायरेक्ट आने लगा था। जी, जी, ये देखिए समझ में आने लगता है चीज़ें ना, क्या मैच्योरिटी आती है, एज के साथ भी मैच्योरिटी आती है, तो आप समझने लगते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि मैं पॉलिटिकली अपरिपक्व हूँ, ये नहीं मानता मैं। और ये ज़रूर हो सकता है कि मैं पॉलिटिकली डिफरेंट हूँ, अलग हूँ।
हाँ, तो मैं ये अलग हूँ, मतलब ये कि जैसे जो पक्ष काफ़ी लोग मिलेंगे, जैसे आपने शुरुआत करी बात कह के कि बगावत की बात कही है इन्होंने, तो ये एक तरीका है, विजन है, एक मतलब पर्सपेक्टिव है देखने का, वो भी एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो वो लोग कहेंगे कि अपरिपक्व है, ऐसा वैसा है, लेकिन मैं अगर उस बात को ना समझ के अपना करूँ तब मैं अपरिपक्व हूँ, लेकिन मैं वो एंगल भी समझ रहा हूँ, फिर कुछ कर रहा हूँ, मतलब मेरा अप्रोच अलग है। तो ये इसको अपरिपक्वता नहीं कहते। पॉलिटिक्स बहुत ही गहरी चीज़ है, यहाँ पे लोग पार हो जाते हैं, लास्ट तक नहीं समझ पाते। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं हम्म, कि वहाँ पे जब एनकाउंटर की जांच शुरू हुई, जो आनंद मिश्रा ने एनकाउंटर किए थे, उनकी जब जांच शुरू हुई हम्म। तो उन्होंने वीआरएस लेने का फैसला किया और बक्सर अपने वापस लौटा चुनाव लड़ने के लिए। तो जो अब विरोधी आपने कह ही दिया, विरोधी है, विरोधी कुछ भी बोलेंगे, है ना? तो इनके पास क्या होता है कि कई कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ नैरेटिव बिल्डअप करना होता है, तो टाइमिंग को लेकर सवाल कहानी। तो उठते हैं ना कि आपने जिस टाइम वीआरएस लिया, जिस तरीके से एक्सेप्ट भाई किया साहब, गया। मेरे एनकाउंटर्स लास्ट खत्म हो गए थे 2017-18 में, यू नो, व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द मिलिट्री। उसके बाद 6 साल में गुजर गए। तो इट इज़ नथिंग टू डू विद दैट, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक ज़िले का एसपी था जब अभी था, और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो लोग ये सब कहते हैं, मतलब हवा में कहानी कुछ भी बोल देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो सुन सुन के हंसता हूँ कभी कभी, कुछ भी बोल देते हैं जिसके मन में कुछ भी, मतलब एब्सोल्युटली कुछ भी आए, अब कोई भी बोल उस देता कुछ भी में ये आ रहा है कि आनंद मिश्रा जो कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार आईपीएस अधिकारी रहा हूँ, है। वो आनंद मिश्रा जब बक्सर में चुनाव प्रचार करने आते हैं तो उनके पास वीआईपी गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती है। वो आनंद मिश्रा अपने चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आया अगर इतने ईमानदार हैं तो? देखिए, यही तो बात है, ईमानदार है इसलिए कर पा रहा है, खाया होता पैसा तो नहीं कर पाता है। जब आप ना इंसान को इंसान बनाते हैं ना, जब आप रिलेशंस बनाते हैं, तो आपको पैसे की कमी कभी नहीं होगी, है ना, ये चीज़। और पानी की तरह पैसा बहाते कहाँ देखा आपने, पता नहीं। और लग्जरी गाड़ियाँ तो ठीक है, चलिए जो कह लीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने रिलेशंस बनाए हैं ज़रूर, और मेरे रिलेशंस अब पे बैक कर रहे हैं, तो ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और जहाँ तक कि है, तो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पता लगा लीजिए मेरे पास कितना रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। वो तो ये आपके एफिडेविट में है ही गया है। हाँ, तो जो है वो है, जो है वो है। और ये आपकी क्षमता होनी चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो ये आपके रिलेशन से, मैंने बनाया रिलेशंस, मैं कर सकता हूँ, लग्जरी गाड़ीज ला सकता हूँ, और जिनको कम पड़ रहा बताओ उनको भी पहुँचवा दूँ मैं 2-4। बट एक सीरियस इशू है जिसका पॉलिटिकल जवाब मत दीजिएगा जी, प्लीज। जी, जी। मणिपुर हुँ, पिछले 2 साल से 1.5 साल से करीब करीब पूरे देश नहीं दुनिया की चर्चा में है। हुँ। उस पूरे कांड की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई जाती है, आप उस टीम का हिस्सा होते हैं। कैसे देखते हैं आप बतौर आईपीएस उस मणिपुर की हिंसा को, कुकी बनाम मैतेई का जो झगड़ा है, जिस तरीके से निर्वस्त्र कर उस महिला को घुमाया गया, पूरी दुनिया शर्मसार हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आके बोलना पड़ा। और आज की तारीख में भी बात करूं तो छिटपुट घटनाएं होती जा रही हैं। हम लोग खुद गए थे ग्राउंड पे, वहाँ पे ग्राउंड कवरेज करने के लिए। हमने देखा कि कितनी मुश्किल हम लोगों को भी हुई थी जान बचाने में अपनी। आप आईपीएस के तौर पे कैसे देख पा रहे हैं? वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ स्मोक देयर इज़ फायर, है ना? तो अगर कुछ इतना दिक्कत देख रहे हैं आप, हो रहा है, तो कहीं तो गलतियाँ हुई हैं। डेफ़िनेटली कहीं गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अगेन देखिए, आप कहेंगे पॉलिटिकल जवाब नहीं होगा ये बड़ा प्रोफ़ेशनल जवाब होगा कि इट इज़ अंडर, अभी भी अंडर इंक्वायरी है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो उसका रिपोर्ट आने तक हम वेट करते हैं, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा, नॉट ओनली एज़ अ पुलिस ऑफिसर, एज़ अ सिविलियन, एज़ अ पर्सन हैविंग कॉमन सेंस, कि अगर कुछ गलतियाँ दिख रही हैं, तो डेफ़िनेटली गलतियाँ हुई हैं। कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किसने की है, यही बात आपको इस इंक्वायरी रिपोर्ट में आ जाएगा। आई बिलीव कि बहुत जल्दी आ जाएगा। अब इसी का अगर पॉलिटिकल जवाब मैं लेने की कोशिश करूँ तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए था एन बीरेन सिंह का, अगर इतनी सारी हाँ, दिक्कतें हुई थी येस, तो। मैं तो मानता हूँ, देखिए कि स्पेशली कि जब हम राम राज्य की आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिक्स करते हैं, तो फिर राम के आदर्श वाली बात भी होनी चाहिए। ये हमारे देश ने देखा है, पहले भी देखा है कि लोगों ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, और इस्तीफ़ा देने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कोई चीज़ की, या मैंने गलत किया है तो पनिशमेंट। इस्तीफ़ा को लोग समझ नहीं रहे ठीक से। इस्तीफ़ा क्या होता है कि शायद मैं हैंडल नहीं कर पाया, तो मैं ऐसे किसी आदमी को मौका देते हैं जो हैंडल कर पाए, तो आई विथड्रॉ। क्योंकि जो पार्टी है, जिस पार्टी को वो मुख्यमंत्री है, पार्टी विद द डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी उनके बहुत बड़े नेता, जैन हवाला कांड में उनका सिर्फ नाम भर आता है, वो इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक वो आदर्श है, एक ये आदर्श है। कैसे देख पाते हैं आप? इसको मैं क्या बोलूँ, इतनी बड़ी पार्टी है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। मैं तब इसी बात से परेशान हूँ कि एक आनंद मिश्रा नाम का कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है यहाँ पे। मैं तो इसी बात से परेशान हूँ, आदर्शों की बात करते हैं नहीं, तो वो उस पर मैं आऊंगा, यहाँ बक्सर पे मैं आऊंगा, निश्चित तौर पे आऊंगा। क्योंकि मैं आपके पुराने काम को देख रहा था तो मुझे जी। ये समझ में आया कई बार कि आप असम कैडर में जब आए, शिफ्ट हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा से
चूँकि जिस पोजीशन पे आप थे, स्वाभाविक तौर पे नज़दीकियाँ बढ़ीं। आपको जब इस्तीफ़े के लिए कहा, आपने जब इस्तीफ़ा दिया और इस भरोसे के साथ इस्तीफ़ा दिया कि भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलेगा, तो वो भरोसा हिमंता बिस्वा शर्मा का था क्या? नहीं, ये भरोसा खुद का था। क्या होता है कि बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको मदद करते हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने कदम से चलना पड़ता है, कोई आपको राह दिखा सकता है। बट इसका पूरा मतलब दारोमदार किसी के सर पे दे देना, तो ये आई थिंक गलत होगा। मैं आई बिलीव कि किसी को अगर हो जाता तो मैं क्रेडिट ज़रूर देता किसी को। मतलब रास्ता दिखाया था उन्होंने मतलब रास्ता क्या दिखाया था, मैंने बोला था कि मुझे दिखना है तो दिखा दिया, वैसा ही उतना ही। मैं किसी को देखिए इसके लिए डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहूँगा। मैं मानूंगा कि अपना नसीब होता है और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अपने फैसले होते हैं, तो उनके बीच का कहीं शायद सामंजस्य नहीं बैठा, जिसके कारण से मुझे ये मौका नहीं मिला। और कुछ है यहाँ बिहार पॉलिटिक्स में भी कुछ तो पर्सनल लोगों की चीज़ें रही होंगी कि मुझे भाजपा ज्वाइन ही नहीं करने दिया गया। संघ प्रमुख के साथ आपके मुलाकात की भी बड़ी चर्चा हुई, इसके बावजूद टिकट न मिलना तो भाई बड़ा आश्चर्य का विषय अरे है। टिकट तो छोड़िए, पार्टी नहीं ज्वाइन कराया, आप कहाँ, टिकट तो दूर की बात है, पार्टी भी नहीं ज्वाइन कराया ना, तो अब क्या है, आप उनसे ही पूछे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उनको इस बात का डर होगा कि पवन सिंह को पार्टी ज्वाइन कराई और निर्दल जाके काराकाट से लड़ गए। आनंद मिश्रा अगर ज्वाइन करते उसके बाद भी ये काम कर देते तो दिक्कत होती। ये तो बाद में हुआ, नहीं ऐसा नहीं होता। आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। अभी जो बगावत वाली बात कही ना, तो बगावत कौन करता है? जो कहीं से होता है तो बगावत करता है। तो मैं तो इंडिपेंडेंट, शुरू से इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो किसी के साथ ही नहीं हूँ, मैं क्या बगावत करूँ? मैं तो नॉर्मल अपने रास्ते चल रहा हूँ, तो लोग इसको बगावत क्यों देख रहे हैं? तो मैं इसको इस तरीके से भी देख पा रहा हूँ कि चूंकि जिस जिले में हम बैठे हैं, बक्सर में, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बक्सर के थे। 2020 में वो इस्तीफा देते हैं अपनी सरकारी सेवा से, इस उम्मीद में कि हमें विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। फिर उन्हें लगता है कि हमें लोकसभा का टिकट मिल जाएगा। वो दोनों तरफ से निराश होते हैं। आप इस बात को देख रहे होते हैं कि एक पूर्व आईपीएस जो टिकट की उम्मीद में था, उसे टिकट नहीं मिलता है, वो कथावाचक बन जाते हैं। फिर भी आप इतना बड़ा रिस्क लेते हैं वीआरएस लेकर के आने का, इस उम्मीद में कि टिकट मिलेगा। ये भरोसा कहाँ से आता है, ये तो बता दीजिए प्लीज। जब आप रोड पे जाते हैं, एक्सीडेंट्स देखते हैं ना, हाँ। फिर भी गाड़ी लेके निकलते हैं, क्यों लेके निकलते हैं? तब तो फिर गाड़ियां बंद हो जानी चाहिए। रोज तो रोज देखते हैं रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कौन कौन गाड़ी नहीं लेके निकलता है? तो वैसी बात है। देखिए, एक्सीडेंट्स हैं, ये इंडिविजुअल मैटर्स है ना। और एक आईपीएस इज अ ब्रांड, जैसे फल, फ्रूट्स, तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विथ ऑरेंजेस। एप्पल अलग होता है, ऑरेंज, तो हर आईपीएस एक नहीं होता। अब उसके बाद सर ने अब एक रास्ता चुना, मैं तो उसी रास्ते में, मैं तो कहाँ रास्ता बदला हूँ, मैं जिस काम के लिए आया तो वही काम कर रहा हूँ। बस एक मात्र टिकट नहीं है, मैं तो ट्रेन पे चढ़ ही गया हूँ, जाऊँगा मैं दिल्ली। तो ये वाली चीज़ है बस। तो इसलिए इसको ऐसा ना देखा जाए कि एक एक्सीडेंट देखने से आदमी गाड़ी चलाना नहीं छोड़ देता। अब आप जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं जो दिल्ली तक जाती है, उसके लिए आपके सामने 3 स्टॉपेज हैं। भारतीय जनता पार्टी से, जहाँ के सर्वोच्च नेता को आप भी अपना नेता मानते हैं, नरेंद्र मोदी, वहाँ पे स्टॉपेज लगा रहे हैं मिथिलेश तिवारी। आरजेडी से सुधाकर सिंह और एक और हैं ददन पहलवान। किसको अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? मैं ददन पहलवान जी को लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, है ना। मैं ददन पहलवान जी में थोड़ा सा देख रहा हूँ कि है चैलेंजिंग है, उनको ही मान लीजिए। थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि थोड़ा ईमानदार जवाब दे दीजिए। ईमानदार दे रहे हैं। भाजपा कैडर वाली पार्टी, ब्रदर, आरजेडी कैडर वाली पार्टी। जमीन पे उतरिए, देखिए, पता करिए। मैं जमीन पे घूम रहा हूँ अभी भी। जब आपके आने से पहले 15 गांव घूम के आया हूँ। और मैं गांव नहीं घूमता हूँ, वैसे जाके सभा नहीं करता हूँ, मैं दरवाजे तक जाता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, घरों में बैठता हूँ। तो मैं एकदम जमीन की आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई सर्वे वाली टीम नहीं देगी, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। 4 तारीख को सब सामने आ जाएगा। जब मैं बक्सर में पुराने पत्रकार साथियों से बात कर रहा था, तो ये पता चला है कि यहाँ का जो यूथ है खास तौर से, वो आनंद मिश्रा से बहुत प्रभावित है। ये बात ऑन कैमरा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे फीडबैक मिला। आनंद मिश्रा चूंकि खुद भी यूथ है और यूथ का रोजगार का एक बड़ा इशू पूरे देश में बना हुआ है इस चुनाव में। अगर आनंद मिश्रा बक्सर में चुनाव जीतते हैं तो उनके पास बक्सर के विकास को लेकर के और बक्सर के युवाओं के रोजगार को लेकर के क्या प्लान है? राइट, काफ़ी प्लान से मैं बताता हूँ, लंबा चलेगा बट फिर भी बताता हूँ। बक्सर में जो कानून व्यवस्था, मैं सबसे पहले इस पे काम करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था जब पुख्ता हो जाएगा तो यह सारी चीज़ों का रास्ता खुल जाएगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा डेवलपमेंट का। तो वो सबसे पहला नंबर 1 एजेंडा है। उसके बाद मेरा एजेंडा है स्वास्थ्य पे काम करने का। स्वास्थ्य मतलब एकदम बेसिक, जो जो राइट टू गुड हेल्थ होना चाहिए कि आपके पास, तो उस पर काम करना। और उसके बाद एजुकेशन का जो पार्ट है, इसमें डेफिनेटली यूथ का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ का यूथ 10th के बाद उसे पता ही नहीं होता कहाँ जाना है। उसके पहले भी बताऊँ आपके, हमारे यहाँ पे हमारी जो पर्सनालिटी बिल्टअप होते हैं ना, शुरू के 5-7 साल में हो जाता है।
और तो प्राइमरी एजुकेशन का क्या हालत है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आके देख लीजिए। जहाँ पे कि आपका पर्सनैलिटी फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे चरित्र निर्माण होता है, उस जगह पे, तो वहाँ सबसे बड़ा इश्यू है। तो मैं एजुकेशन को इस कदर यहाँ पे रिवैम्प होते देखना चाहता हूँ। डेफिनेटली अलग से कोई एजुकेशन बक्सर का नहीं हो जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही चल रहा है, जो बिहार सरकार का अपना एजुकेशन पॉलिसी है। तो सबको बस सही तरीके से हम ग्राउंड पे अगर इम्प्लीमेंट कर सके, उसमें शिक्षकों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो अगर कम कर सके तो अगले 10 साल के बाद करीब करीब हमारा ये जो यूथ का जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगे। बिकॉज क्यों कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये दोनों के बीच में एक ब्रिज चाहिए होता है। यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का जो कंसेप्ट है बिहार में आपको बहुत मिलेंगे, पढ़े लिखे नौकरी नहीं। नौकरी नहीं ऐसी बात नहीं, नौकरी है, एम्प्लॉयबिलिटी का इशू है। वो नौकरी के लायक बहुत लोग इसको नहीं मान पा रहे हैं, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है बहुत सारी चीज़। तो फिर तो ये नीतीश कुमार वाला ही बयान हो गया ना। नहीं बता रहा हूँ ना मैं। तो इसको हम ब्रिज कर सकते हैं, इजीली ब्रिज कर सकते हैं। अभी जो है बहुत सारे से ब्रिज कोर्सेज होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करनी है तो वी कैन कम अप विद सम एड ऑन्स उनके लिए, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए हैं, बहुत सारे हैं, मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है और मेरा MP बनने ना में मैं ये सब करने वाला हूँ। तो कोचिंग्स का हम कर सकते हैं। राइट फ्रॉम आप कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके ड्रिल की ट्रेनिंग, मतलब जो आपके फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग से लेके आपको UPSC तक, आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से नीट का एग्जाम तक, जो आपको लॉ का देना, जो एग्जाम्स आपको देना, उसके लिए यहाँ हम कैसे सपोर्ट। तो मैं नौकरी क्रिएट कर दूंगा ये नहीं बोला, लेकिन नौकरी करने के लायक बना दूंगा ये मैं ज़रूर कर सकता हूँ। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते तो 100% का भरोसा होता। चूँकि आप निर्दल हैं, निर्दलीय हैं, आप सांसद ही जीतेंगे, सांसद बन जाएंगे। आपको विकास काम के लिए, सड़क बनाने के लिए, किसी को नल देने के लिए, जल देने के लिए, इस तरह के सांसद निधि मिल जाएगी और ये काम आप अपने संसद के फंड से कर सकते हैं। लेकिन इतने जो स्ट्रक्चरल काम है, ये स्ट्रक्चरल चेंज है जिसको ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए तो बहुत सारे संसाधन चाहिए होंगे। केंद्र सपोर्ट करेगा क्या जब आप अगर उसके ही प्रत्याशी को हरा देंगे तो? अगर केंद्र सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर तो ये बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा। फिर तो अगर केंद्र अपनी ही जनता को पनिशमेंट देना चाहेगा तो आई मीन फिर तो मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी का यहाँ कभी भी सरकार, हम अपने निर्दलीय से ही खुश रहेंगे। इससे भी ज़्यादा आपको बताऊँ, आपने जो शुरुआत में बात की थी ना कि आपके पास मतलब ये जो लग्जरियस गाड़ियाँ हैं, इतने पैसे बहा रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स, तो सोचिए एक आदमी जिसने कभी कोई घूस नहीं लिया, जो कि इतना खुद ईमानदार हो के भी इतना अगर कर सकता है, तो आपको क्यों लगता है कि निर्दलीय होके? रिसोर्सफुल होना एक अलग बात होता है। आपके पास करोड़ों रुपए, मेरे पहले भी तो लोग थे यहाँ पे, पार्टी से ही तो थे, 30 साल से कौन चला रहा था, क्या डेवलपमेंट हुआ? आपके पास विजन चाहिए होता काम करने के लिए, आपके पास काम करने की काबिलियत चाहिए होती है, पैसे नहीं चाहिए होते। पैसे अपने आप आ जाएंगे, अब देखते रहिए पैसे कहाँ से आएंगे, सरकार ही देगी और कोई सरकार से ही आएंगे। बहुतेर यहाँ पे हमारे स्कीम्स हैं, बहुतेर पॉलिसीज हैं, जिसको अगर ज़मीन पर हम उतार देना, यहाँ कायाकल्प हो जाएगा। अगर मैं 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दूं तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बक्सर जो लोकसभा है वो तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। नहीं पता है, इसी बात पे मैं चोट करना चाहूँगा, इसी बात को कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, RJD हो, JDU हो, कोई भी पार्टी, ये मानसिकता नहीं आनी चाहिए कि गढ़ हो गया। पब्लिक को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कभी भी। क्योंकि लालमणि चौबे जी आते थे तो उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी बिहार में कभी एक जगह आते थे, वो बक्सर हुआ करता था। अश्विनी चौबे 2 बार सांसद बने, भागलपुर से आए थे, केंद्र में मंत्री रहे। अस्पतालों का आपने जिक्र कर ही दिया, मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उस अस्पताल का खुद का भुक्तभोगी हूँ। कैसे चेंज होगा? चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, बिलीव मी। यहाँ पे बहुत तरीके हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स ही हैं। मैं बताया ना आपको, अगर हम सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को ज़मीन पे ठीक से उतार दें, है ना, ये जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं जिसको मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक सिस्टम चल रहा है देश में, उसको मैं कटाक्ष नहीं करूँगा। लेकिन मैं अपनी लेवल पे तो मैं ज़रूर चेंज कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस सिस्टम का पार्ट नहीं बनूँगा जिस सिस्टम के कारण से हमारी चीज़ें रुक जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, नहीं होता है। तो मैं ज़रूर यहाँ पे, मैं एज अ फैसिलिटेटर आया हूँ, मैं यहाँ सकारात्मक राजनीति लेकर आया। सिस्टम का पार्ट ना बनने का मतलब ये गारंटी है कि आप केंद्र की सरकार जो बनेगी, जो पार्टी की बनेगी, उसमें आप शामिल नहीं होंगे? नहीं, मैं देखिए उसका सपोर्ट करूंगा जो हमारे बक्सर के विकास के। आपने पूछा कहाँ से करेंगे, तो अगर देखते हैं पहले सरकार में क्या होता है, कैसे होता है, बट मैं उस पार्टी का सपोर्ट ज़रूर करूंगा जो हमारे बक्सर के विकास के लिए काम करेगा। जो भी हमारे जो मुद्दे हैं, जो मैं आपको गिराने की कोशिश कर रहा था और भी काफ़ी बच गए, तो सारे मुद्दों पर जो हमें हेल्प करेगा। मुझे नहीं बनना है कुछ, आप मेरे बक्सर को ठीक करा दीजिए। 2 आखिरी सवाल जी। एक तो बक्सर को लेकर के, बक्सर की पब्लिक की नाराज़गी ये है कि जब भी यहाँ पे कोई अच्छा चुनाव लड़ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो बाहरी होता है, हमें स्थानीय सांसद मिले, एक अरसा बीत गया है। जी जी। कैसे देखते हैं आप इसको, चूँकि आप भी बक्सर के हैं नहीं?
पड़ोसी जिले के आप हैं। नहीं, ये गलत फहमी है। मैं हाँ। वेरी मच बक्सर का हूँ। मेरा ऐसे तो पड़ोसी क्यों, मैं कन्नौज का हूँ। मैं तो कानीकुब्ज ग्रामीण हूँ, तो मैं कन्नौज का हूँ। तो इस तरह से आप कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ किधर से जाते हैं, है ना। तो इसको देखने से ऐसे नहीं होता है ना। हमारा पुश्तैनी गाँव यहीं जिगना में है, इटाढ़ी ब्लॉक में। कौन मतलब ये मेरा तो एक घर, हमारे पिताजी तो कलकत्ता में बना, तो बंगाली बन गया क्या इससे? तो ऐसा नहीं होता ना। आप जब परिवार बढ़ता है, आपके अलग अलग जगहों पे जगह होता है, आप उसमें एक पिकअप कर लेते हैं, अब बोलते आप तो वहीं के हो। तो ये तो सुविधावादी कमेंट्स हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वेरी मच यहीं का हूँ, यहीं रहा हूँ, मेरे सारे रिलेटिव्स यहीं पे हैं। और इसीलिए, और ये जो बाहरी भीतर की बात होती है ना, इसमें क्या चीज़ है जो फ़र्क पड़ाता है, वो आपका सेंसिटिविटी। आप, क्योंकि मैं इस ट्रैफिक जाम में फंसता हूँ, आज मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाए तो मुझे इनकी यहीं इसी हॉस्पिटल में, तो जो तकलीफ नॉर्मल जनता को वही तकलीफ मुझे भी है ना। तो इसलिए मेरा कहीं और कुछ नहीं होगा अभी कि चलो मेरा तो यहाँ क्या ही है, मैं तो नौकरी करने आया हूँ। इट्स नॉट लाइक अ जॉब। हाँ, ये मेरा घर है, मेरा गाँव है, मेरे सारे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे। मैं जिस किसी गाँव में नहीं घुस पाऊंगा अगर काम नहीं करूँगा, तो मेरा काम करना बाध्यता होगा। तो ये एक जुड़ाव हो जाता है। एक भीतरी होने से क्या होता है, आपका एक जुड़ाव हो जाता है उस जगह से, लोगों का भी आपसे जुड़ाव होता है। और इसमें दोनों तरफ से काम करना और करवाना दोनों बहुत आसान होता है। चूंकि आप बक्सर के यूथ आइकॉन बन गए हैं, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ भी देखिए बहुत सारे लोग हैं, युवा ही ज़्यादा दिख रहे हैं। एक युवा और लड़ रहा है जिसका नाम है तेजस्वी यादव, जो कह रहा है कि मैं युवा हूँ और मैं बदल दूंगा चीज़ों को। और एक और है बक्सर के ही आपके प्रशांत किशोर, जिन्होंने जन सुराज का एक अभियान चला रखा है, और जो हम जैसे पत्रकारों को ये लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक दल में तब्दील हो जाएगा। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी सकारात्मक प्रयास मतलब वो प्रशंसनीय है। कोई भी हो, वो कोई पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष की बात नहीं। जो भी एटलीस्ट एक विज़न रखता है, जो भी अगर चाहता है कि कुछ अच्छा करें और उसको करने की क्षमता भी हो, है ना, तो वो प्रशंसनीय है। आप नहीं तो सपने देख रहे हैं तो कोई भी देख सकते हैं, सपने दिखाने कोई भी दिखा ले। बट आप उसको करने का आपके पास एक डिज़ाइन हो और अपनी काबिलियत हो, प्रूवन कैपेसिटी हो कि आप कर सकते हैं, तो इट साउंड्स गुड। अभी जैसे आपने जिनका कहा, तो ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच कि कौन क्या करता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छे विचार रखना अच्छा है, क्योंकि आपके विचारों से ही कर्म होते हैं, कर्म से ही तकदीर बनती है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। जीत का मार्जिन क्या होगा? जीत का देखिए, मेरा टारगेट है करीब 20 लाख वोट्स, मतलब सारे वोट्स। हाँ, क्यों? क्योंकि ये विकास का जो इशू है ना, ये सबको टच करता है। तो आखिर कौन है हमारे बक्सर में जो नहीं चाहता है विकास? कौन है जो नहीं चाहता है कि उसका प्रत्याशी योग्यता पे आए, ताकि उसके बच्चे की योग्यता को वो कद्र कर सके? कौन है ऐसा यहाँ पे जो नहीं चाहता कि हमारी मिट्टी का सम्मान हो, हमारे जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो उनका मान हो, और हमारे जो बच्चों का, उनका भी स्वाभिमान मिले कि वो जहाँ पे कहीं जाए तो कह सके गर्व से कि हम बक्सर से आते हैं और हम बिहारी हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव योग्यता नहीं, जातिगत समीकरणों पर लड़े जाते हैं। नहीं, ये मतलब जैसे होता है पॉलिटिकल, वैसे रिपोर्टेरियल कमेंट्स हैं, मैं नहीं मानता ये। आप देखिएगा यहाँ पे बक्सर में भी देखिएगा, और बाकी जगहों पे भी देखिएगा, चीज़ें बदल रही हैं, बिलीव मी। आप फिर से एनालिसिस करिए। और ये सिर्फ जो जाति की बात करें, सिर्फ बिहार का नहीं, कौन से स्टेट में जाति नहीं देखते? लोगों को जब कुछ नहीं समझ में आता तो देखते हैं क्लोजेस्ट अफिलिएशन क्या होगा। तो भाई ये भी बदल गया है, वो भी गया है, वो भी गया, सब गया, तो चलो यार, ये कम से कम घर का है, करीबी, इसको दे दो। वही जाति है, ये नहीं कि आपकी जाति है। अच्छा कैंडिडेट खड़ा, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अभी मैं जा रहा हूँ ग्राउंड पे, मेरे को सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग, मैं जिस तरह से गले मिलते हैं मुझे आके, आप ना बता रहा हूँ, आंखें चौंधियाई रह जाएंगी लोगों की ज़मीन पे आके। नहीं, मैं सोशल मीडिया देख है रहा हूँ ना? आपका। हाँ, सोशल मीडिया की बात नहीं, सोशल मीडिया पे वही दिखता है जो ज़मीन पे है। सोशल मीडिया पे हम कार्टून बना के तो डालते हाँ, नहीं हैं। नहीं। तो मैं ज़मीन की बता रहा हूँ आपको। मैंने देखा है हमारे बिहार के लोगों को ऐसे ही जाति जाति करके लोगों ने इन्होंने डिस्काउंट कर दिया है। तो इससे क्या हम प्रूव करते पता है, बार बार हमारे बिहार के लोग जड़ बुद्धि हैं। ऐसा लगता है क्या ऐसी बात करने से, बट ऐसा नहीं है। हमारे बिहार के लोग जड़ बुद्धि नहीं है। हमारे बिहार के लोग बहुत संवेदनशील है, वो समझते हैं इस बात को। आप देखिए जाके कि आप ज़मीन पे उतरिए, मेरिट को कौन यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है? यहाँ किसी भी कास्ट कम्युनिटी का बच्चा निकले आगे, सारा गांव मिलकर उसको सपोर्ट करता है। मैंने देखा है ज़मीन पे, हमारा समाज कास्ट बेस्ड नहीं है। कास्ट एक अपनी फीलिंग है लोगों के बीच, सब जगह, पूरे देश में है ये चीज़। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि दिस इज़ लाइक, कहते हैं ना पॉलिटिकल कमेंट, दिस इज़ अ रिपोर्टेरियल कमेंट। क्या है कि मज़ा आता है, सब कंपार्टमेंट्स में बांट दो तो एनालिसिस करने में ईजी हो जाता है। बट ये बड़ा फ्लूइड कंसेप्ट है हमारा सोसाइटी का, तो इसको डीपर सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ करके इस चीज़ को, मुझे लगता है एक नया नैरेटिव आना चाहिए पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में, जिससे कि हम इससे उठ के देखें। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार आप जितनी बार कास्ट करते हैं, लोगों में भी ये भ्रम जाता है, ये भ्रम फैलता है
कि ये कास्ट बेस्ड हो रहा है, कि ये कास्ट पे ही काम हो रहा है, जबकि ग्राउंड पे मैंने कभी नहीं देखा है कि लोग अपने सिर्फ कास्ट बेस पे काम करते हुए। क्योंकि आपके फिर अपोनेंट वही कहते हैं ना कि इन्होंने कास्ट देखा है, ब्राह्मण बहुल बक्सर, तो नहीं, आके चुनाव लड़ गए, रहने वाले रोहतास के हैं, आरा में जाके चुनाव लड़ लिए होते आर के सिंह के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहीं रोहतास वोहतास का नहीं हूँ, और बिल्कुल ऐसा नहीं है ब्रदर, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे बक्सर में एक माइथोलॉजी दिखा, मैं यहाँ से क्या हो गया, देखो बचपन से आप जहाँ आते जाते रहते हैं, जहाँ से आपका जुड़ाव होता है, नेचुरल चॉइस से आप वहाँ जाएंगे ना, आप और कहीं क्यों जाएंगे। और बल्कि मैं तो ऑल इंडिया सर्विस का आदमी हूँ, मैं तो कहीं भी लड़ सकता हूँ, मैं तो आदतन है मेरी कि मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ। हाँ, पोस्टिंग तो होती ही रही है। होती रही है, अलग अलग देश प्रदेश अलग जिलों में होती है। तो मैं क्या है, मुझे ये 5 साल में बक्सर बनाया, तो बक्सर जैसे ही हमारा पिकअप लेता है, मेरा कोई दूसरा बक्सर का भाई या बहन आके पिकअप कर ले, मुझे दूसरा जगह दे दो, फिर मैं उसको बनाऊंगा। मैं तो सिर्फ बक्सर से स्टार्ट किया है कि ये एक बड़ा बरगद का पेड़ लगाना है अपने देश में, उसके जड़ मैं बक्सर में डाल रहा हूँ सर, है ना। उसका जब जो उसका छाया हो वो पूरे बिहार पे आए, पूरे देश पे आए, तो मैं सिर्फ बक्सर तक नहीं सोच रहा हूँ। यू हैव टू थिंक इट। बक्सर क्या कि मैं जहाँ से हूँ, तो कोई कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपना घर तो ठीक कर लो फिर कुछ और करना, तो ये कोई ना कहे, इसलिए मैं पहले बक्सर से शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये थे आनंद मिश्रा, जिनका दावा ये है कि वो एक बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं और बक्सर उसका एक जरिया मात्र है, शुरुआत भर है। ये बदलाव के बयान बक्सर से आगे भी जाएगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।